एक गांव में एक गरीब निर्मला नाम की बूढ़ी माँ अपने बेटे नैतिक के साथ रहा करती थी। निर्मला एक विधवा थी और अपने बेटे का एकमात्र सहारा थी। निर्मला का सपना था कि वो अपने बेटे नैतिक को एक सफल इंसान बनाए, इसलिए वो घर घर जाकर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। माँ, मुझे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया है। अब मुझे पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशी है। मैं तुझे जरूर शहर भेजूंगी। निर्मला ने अपने जमा पूंजी और गहने बेचकर नैतिक को शहर भेजने का इंतजाम किया। जब नैतिक को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला तो निर्मला ने कुछ पैसे जुटाकर एक छोटे से कमरे का किराया दिया। वो दिन रात लोगों के घरों में जाकर नौकरानी का काम करती ताकि नैतिक को किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन बदकिस्मती से नैतिक का ध्यान पढ़ाई से हट गया। वो कॉलेज में आवारागर्दी करने लगा और दोस्तों के साथ मस्ती में पैसे उड़ाने लगा। एक दिन सुबह सुबह निर्मला चाय बना रही थी। माँ, आज कॉलेज जाने का मन नहीं है। क्यों बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, बस वैसे ही। नैतिक, तू समझता क्यों नहीं? पढ़ाई तेरा भविष्य बना सकती है। अगर तू ऐसे ही कॉलेज नहीं जाएगा तो आगे कैसे करेगा? माँ, हर दिन कॉलेज जाने से क्या होगा? वहाँ पढ़ाई कम, बस टीचर की बकवास ज्यादा होती है। बेटा, ये बकवास नहीं, तेरा सपना पूरा करने का रास्ता है। मैं यहाँ गांव छोड़कर सिर्फ इसलिए आई हूँ कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। ठीक है माँ, जा रहा हूँ। माँ, सिर्फ 5,000। 5,000? इतने सारे पैसे? बेटा, मैं कहाँ से लाऊं? तेरी फीस, घर का खर्च सब मुश्किल से चलता है। माँ, मुझे नहीं पता आप हमेशा पैसों की कमी का रोना क्यों रोती रहती हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं दूसरों के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? नैतिक, मैं तेरे लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, दूसरों के घरों में काम करती हूँ ताकि तुझे पढ़ा लिखा सकूं, और तू तू मुझसे इस तरह बात कर रहा है? माँ, मुझे बस पैसे चाहिए, आप देंगी या नहीं? ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ, लेकिन बेटा ये पैसे पढ़ाई के लिए है, फिजूल खर्च के लिए नहीं। शुक्रिया माँ, मैं शाम को ले लूंगा। निर्मला पैसे जुटाने के लिए अपनी सोने की अंगूठी गिरवी रख देती है। अगले दिन नैतिक अपने दोस्तों के साथ क्लब जाता है। अरे वाह नैतिक, तू आ गया और पैसे भी लाया है। चल, अब मस्ती करते हैं। क्या भाई, पैसे तो थे, बस बहाने बना रहा था। माँ ने इंतजाम कर ही दिया। अरे जल्दी चलो पार्टी में, नहीं तो लेट हो जाएंगे। नैतिक ने दोस्तों के सामने दिखावा तो कर लिया, लेकिन उसके दिल में ग्लानि थी। उसे एहसास होने लगा कि उसने अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे लिए और उनके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन दोस्तों के दबाव में उसने अपनी माँ की मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। हे भगवान, जब से नैतिक का कॉलेज जाना शुरू हुआ है, इसका खर्चा बहुत बढ़ गया है। लोगों के घरों में काम करने से इतने पैसे नहीं जुड़ पाते हैं और ऊपर से किराया भी इतना ज्यादा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तभी निर्मला को कुछ याद आता है। अरे हाँ, याद आया, जब नैतिक छोटा था और स्कूल जाता था तब मैं उसके लिए लंच में समोसे बनाकर भेजा करती थी। नैतिक कितने शौक से वो समोसे खाया करता था। क्यों ना मैं समोसे का ठेला लगाना शुरू कर दूं? वैसे भी शहर के लोगों को बाहर का चटपट खाने में बहुत मजा आता है। मेरी बिक्री भी होगी। कल ही मैं ठेले का सामान और समोसे का सामान खरीद कर ले आऊंगी। अगले ही दिन निर्मला ने बड़ी उत्सुकता से ठेले का सामान खरीदा। घर लौटकर वो समोसे बनाने की तैयारी में लग गई। आटा गूंथना, आलू भरना और फिर उन्हें तलना, ये सब काम उसके लिए अब नया नहीं था। लेकिन बुढ़ापे के कारण उसके हाथ थोड़े से कांपते थे। कई बार समोसे तलते समय उसके हाथ जल भी गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरी रात जागकर उसने समोसे बनाए और उन्हें एक बड़े बर्तन में रख दिया। सुबह होते ही निर्मला ने अपना ठेला एक व्यस्त सड़क पर चाय की दुकान के ठीक सामने लगा लिया। अरे आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, इनका करारापन आपको बहुत पसंद आएगा। तभी एक स्कूल का बच्चा वहां से गुजर रहा था। उसे समोसे की खुशबू आती है, उसके मुंह में पानी आ गया। वो निर्मला के ठेले के पास रुक गया और बोला, आंटी आंटी, मुझे भी समोसा खाना है। अच्छा बेटा, ठीक है, बताओ कितने समोसे खाओगे? मैं 2 समोसे खाऊंगा। निर्मला ने बच्चे के लिए 2 गर्मा गर्म समोसे निकाले और चटनी के साथ उसे दिए। ये लो बेटा, तुम्हारे 2 समोसे। आंटी, समोसे कितने के थे? बेटा, समोसे 20 रुपए के थे। लेकिन आंटी, मेरे पास तो 15 रुपए ही हैं। निर्मला बच्चे की मासूमियत को देखकर पिघल जाती है।
कोई बात नहीं बेटा, तुम इतने ही पैसे दे दो। थैंक यू आंटी। बच्चा समोसे खाते हुए चला जाता है। इसी बीच एक आदमी ठेले के पास आता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है इन समोसों की। इन्हें देखकर मुझे मेरे गांव की याद आ गई। अरे भैया, ऐसा क्या खास था आपके गांव के समोसों में? अरे अम्मा जी, बस पूछो मत, सब नॉस्टैल्जिक हो गया। गांव में भी ऐसे ही ताजे और करारे समोसे मिला करते थे, गर्मा गर्म चटनी के साथ। कई साल हो गए समोसे खाए हुए। अम्मा, जरा एक प्लेट समोसा लगा दीजिएगा। निर्मला ने गरम समोसे प्लेट में सजाए और चटनी के साथ आदमी को दिए। ये लीजिए भैया, आपके गांव की याद ताजा कर देंगे ये समोसे। अरे वाह अम्मा, बिल्कुल वही स्वाद। तुमने तो सच में दिल खुश कर दिया। कितने पैसे हुए? भैया, एक प्लेट के 10 रुपए। ये लो, 40 रुपए रख लो, बचे हुए तुम रख लेना। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। अरे भैया, इतने क्यों दे रहे हो? ये तो ज्यादा है। अरे अम्मा रख लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम है। अम्मा, समोसे की खुशबू तो पूरे रास्ते भर आ रही थी। क्या सच में इतने अच्छे हैं जितने लोग कह रहे हैं? बिटिया, एक बार खाओगी तो रोज आओगी। करारे समोसे है, ताजा चटनी के साथ। कितने दूं? एक प्लेट दे दो, चटनी ज्यादा डालना। निर्मला ने समोसे तैयार करके महिला को दिए। अरे वाह अम्मा, सच में मजेदार है। ये चटनी तो और भी बढ़िया है। क्या रेसिपी है? रेसिपी बता दी तो मेरी दुकान बंद करवा दोगी तुम, इसलिए सिर्फ समोसे के मजे लो। महिला मुस्कुराते हुए पैसे देकर चली गई। सुबह और शाम के समय लोग जब चाय की टपरी पर आते तो निर्मला के समोसे का आनंद भी लेते, जिससे पहले दिन निर्मला की अच्छी कमाई हो जाती है। एक दिन जब निर्मला ठेला लगाकर अपने समोसे बेच रही थी तो उसकी दुकान पर नैतिक और उसका दोस्त आता है। गर्मा गर्म समोसे, चटनी के साथ, आइए चखिए। नैतिक और उसका दोस्त रोहन वहां पहुंचते हैं। रोहन समोसे की खुशबू से खींचा चला जाता है। अरे वाह, क्या जबरदस्त खुशबू है। चल नैतिक, यहाँ के समोसे खाते हैं। अरे नहीं यार, कहीं और चलते हैं। अम्मा, 2 प्लेट समोसे लगा दो। जी बेटा, अभी देती हूँ। निर्मला समोसे निकालकर प्लेट में सजाती है और चटनी डालकर दे देती है। लो बेटा, गर्मा गर्म समोसे। चटनी ज्यादा चाहिए तो बोल देना। रोहन एक समोसा खाता है, फिर मुंह बनाता है। अरे ये क्या, समोसे तो ठंडे हैं और ये चटनी भी ज्यादा तीखी है। कहीं ये ठेला सिर्फ दिखावा तो नहीं है? लगता है ये समोसे तो सिर्फ मजबूरी में ही खाएगा। नैतिक का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो चुपचाप खड़ा रहता है। बेटा, अगर समोसे पसंद नहीं आए तो मैं दूसरा बना देती हूँ, लेकिन ये खराब नहीं है। मैं रोज ताजा समोसे बनाती हूँ। अरे रहने दो अम्मा, अब और मत बनाओ। वैसे भी मैं सिर्फ मजाक ही कर रहा था। निर्मला की नजर नैतिक पर पड़ती है, जो चुपचाप खड़ा है। उसे देखकर निर्मला की आंखों में आंसू आने लगते हैं। घर लौटकर नैतिक ने गुस्से में दरवाजा खोला। निर्मला अभी ही ठेले से लौटी हुई थी और थकी हुई होती है। माँ, आपको क्या जरूरत थी ठेला लगाने की? अगर मेरे दोस्तों को पता चल जाता तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। बेटा, मैं ये सब तेरे लिए ही कर रही हूँ, तेरी पढ़ाई के पैसे पूरे करने के लिए। पढ़ाई के पैसे? ये काम करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं अपने दोस्तों के सामने आपकी वजह से मजाक बन जाऊंगा। बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी मेहनत तुझे शर्मिंदा करेगी। मैं तो सिर्फ तुझे बड़ा आदमी बनाने का सपना देख रही थी। बस माँ, मुझे और कुछ इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए। निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। नैतिक बिना कुछ और कहे अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह निर्मला को तेज बुखार था। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। नैतिक ने जब ये देखा तो वो घबरा गया। माँ, आप ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। बेटा, पैसे आएंगे कहाँ से? तूने जो मांगे थे वो सब तुझे दे दिए। अरे नहीं, वो सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, आज ठेले पर समोसे बना लेता हूं। जो पैसे कमाऊंगा उससे दवाई ले लूंगा। उस दिन नैतिक ने ठेले पर जाने का फैसला किया। वो अपनी माँ की जगह ठेले पर खड़ा हुआ और समोसे बेचना शुरू कर दिया। अरे भैया, ये समोसे तो वही अम्मा बनाती है ना? आज वो कहाँ है? अम्मा बीमार है, मैं उनकी जगह समोसे बेच रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, उनके बनाए समोसे लाजवाब होते हैं। जल्दी से ठीक होने की दुआ करेंगे। दिन भर नैतिक ने ठेले पर काम किया। उसने समझा कि ये काम कितना कठिन था। ग्राहकों की फरमाइशें संभालना और दिन भर खड़े रहना आसान नहीं था।
शाम को जब वो घर लौटा तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। वो उसके पास बैठ गया और रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी मेहनत की कदर नहीं की। मुझे समझ में आ गया कि आप मेरे लिए कितना कुछ करती हैं। आज ठेले पर खड़ा होकर मैंने आपकी तकलीफ को महसूस किया। बेटा, तू समझ गया, यही मेरे लिए काफी है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। बस तू अपने सपने पूरे कर, यही मेरी मेहनत का इनाम होगा। नैतिक ने अपनी माँ को गले लगा लिया। उस दिन के बाद नैतिक ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली और ठान लिया कि वो अपनी माँ के सपने को पूरा जरूर करेगा। तेजवंती अपने पति के निधन के बाद अपने बेटे शुभम को अच्छी जिंदगी देने के लिए शहर जाने का फैसला करती है। गांव में उसकी एक ही सबसे अच्छी सहेली थी जिसका नाम सरिता था। मैं तेरा दुख जानती हूँ तेजवंती, इसीलिए मैं तुझे जाने से नहीं रोकूंगी। इस छोटे से गांव में तू सचमुच में शुभम की परवरिश नहीं कर पाएगी। वहाँ पर तुझे काम भी मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, तेरी ये सहेली, तेरी ये बहन हमेशा तुझे याद करेगी। तुझे कभी भी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। जानती हूँ सरिता, तू तो मेरे सुख दुख की साथी है। तू भी अपना बहुत ध्यान रखना। फोन पर बातें किया करेंगे। मैं वहां जाकर एक फोन ले लूंगी। ले, तो इस कागज पर अपना नंबर लिख दे। सरिता उसे अपना नंबर दे देती है। सरिता के घर के हालात काफी अच्छे थे, लेकिन वो तेजवंती को बहुत मानती थी और अपने परिवार से छुपकर वो उसकी मदद भी करती रहती थी। दोनों सहेलियां आपस में गले मिलती हैं और तेजवंती शुभम को लेकर शहर आ जाती है। सरिता ने वहीं पर ही अपने रहने वालों से तेजवंती के बारे में पहले से ही बता दिया था, इसीलिए तेजवंती को लोगों के घरों में काम करने का काम मिल जाता है और वो एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लेती है। वो शुभम के साथ फोन लेने के लिए बाजार जाती है और एक छोटा सा फोन खरीदकर वो दुकानदार से उसे सीख लेती है। अरे बहन जी, कोई मुश्किल नहीं है। देखो, जो नंबर आपने मुझे दिया, मैंने यहाँ पर सरिता लिख दिया। बस आपके यहाँ पर इस तरह बटन दबाना है और फोन लग जाएगा। घर जाकर तेजवंती ने सरिता को फोन किया और दोनों ने एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटा। अब तेजवंती सुबह ही काम पर चली जाती। शुभम का स्कूल में उसने एडमिशन करा दिया। जिंदगी एक रास्ते पर आ गई थी, इसलिए तेजवंती और शुभम शाम को ही मिलते। तभी माँ बेटा एक दूसरे का सुख दुख सुनते। माँ, पता है, आज मेरा एक दोस्त बना है स्कूल में। यहाँ की टीचर भी बहुत अच्छे हैं। मेरी टीचर कह रही थी कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, अगर दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है शुभम, दिल लगाकर पढ़ाई करना। मेरे बेटे, तुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है। हाँ माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा और फिर तुझे काम भी नहीं करने दूंगा। तू तो बस आराम से बैठी रहना। ये सुनकर तेजवंती शुभम को गले लगा लेती है। फिर दोनों माँ बेटा खाना खाकर सो जाते हैं। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है और शुभम पढ़ाई करते करते 12वीं क्लास पास कर लेता है। तेजवंती अभी भी लोगों के घरों में काम कर रही थी। थोड़ा थोड़ा करके उसने कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे। माँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन वहाँ की फीस, आने जाने का खर्चा और किताबों का खर्चा तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये ले, थोड़े से पैसे मेरे पास हैं। अगर कम पड़े तो मैं अपने मालिक से उधार ले लूंगी। नहीं नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने पैसे काफी हैं। तभी तेजवंती अपना थैला उठाकर लाती है और उसमें से एक सेकंड हैंड फोन शुभम को देती है। जब मैंने अपने मालिक और मालकिन को बताया कि तुम कॉलेज जाने वाले हो, तो उन्होंने तुम्हें ये फोन दिया है। ये उनके बेटे का है, बस 1 ही महीना उसने चलाया है। माँ, ये तो सचमुच में नया फोन लग रहा है। मैं इसके बारे में तुमसे बात करने ही वाला था। अच्छा हुआ अब मुझे फोन मिल गया। मैं आने जाने का बता सकूंगा और पढ़ाई भी कर पाऊंगा। तेजवंती पूरी कोशिश करती है कि शुभम को कभी भी किसी चीज की कमी न हो और बीच बीच में वो अपनी दोस्त सरिता को भी फोन करके यहाँ और वहाँ की बातें आपस में बताती। अरे तेजवंती, आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे फोन आ गए हैं। एक फोन लेकर क्यों नहीं हम एक दूसरे को देखते हुए बात करें। कितने दिन हो गए हैं, दिन क्या साल हो गए हैं। अरे हाँ सरिता, मेरे बेटे के पास फोन है। आज शाम को उसे आने दे, फिर मैं तुझे देखूंगी और तू मुझे देखना। शाम को शुभम सरिता का नंबर मिलाकर तेजस्वी
और सरिता की बात करा देता है। दोनों सहेलियां अब बूढ़ी हो चुकी थीं। एक दूसरे को देखकर हंसते हुए बातें कर रही थीं। 3 साल देखते ही देखते गुजर गए और शुभम को एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। माँ, देखना, तेरी मेहनत रंग ले आई। आज मुझे नौकरी मिल गई है। बस अब तू कभी किसी के भी घर में काम नहीं करेगी। सच कहूं शुभम, अब मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं बची है। मुझे बड़ी खुशी है बेटा कि अब तेरी वजह से मैं भी आराम कर पाऊंगी। 1 साल निकल जाता है। फिर शुभम एक दिन एक लड़की को घर लेकर आता है और तेजवंती से मिलवाता है। माँ, इससे मिलो, ये नेहा है, मेरी ही ऑफिस में काम करती है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं माँ, और शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे तो बहू बहुत अच्छी लगी। फिर शुभम की शादी हो जाती है। लेकिन नेहा वैसी नहीं थी जैसा कि वो ऊपर से दिखाती थी। वो बहुत ही तेज और चालाक थी। आते ही उसने तेजवंती का जीना हराम कर दिया और बेचारी तेजवंती अपने बेटे को कुछ नहीं बताती ताकि उसका घर खराब ना हो जाए। एक दिन, सुन बुढ़िया, सुबह से बर्तन पड़े हुए हैं, तुझे दिखाई नहीं देता? मैंने तो सुना है कि तूने सारी जिंदगी लोगों के घरों में बर्तन मांजे हैं, लेकिन अपने घर में बर्तन मांजते हुए तो तेरे हाथ ही टूट जाते हैं। मैं अभी साफ कर देती हूँ बहू, लेकिन इस तरह बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। वक्त का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छे को लेकर जाता है। आज तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, कल को तेरी औलाद अगर तेरे साथ ऐसा करेगी तो? हरगिज नहीं, मैं तो अपने बच्चों को सारी सुख सुविधा दूंगी। तूने आखिर दिया ही क्या है? बेचारा शुभम कितनी मेहनत करता है और मैं तो कमाती हूँ, इसलिए मेरे बच्चे हमेशा मेरी इज्जत करेंगे। जब भी शुभम घर पर नहीं होता, नेहा तेजवंती के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती। उसके हाथ से खाना छीन लेती। वो कोई फल न खा ले इसलिए फ्रिज पर भी ताला लगा कर रखती। अच्छा खाना पीना न मिलने के कारण धीरे धीरे तेजवंती कमजोर होने लगी और बीमार भी रहने लगी। एक दिन नेहा ऑफिस चली जाती है। तेजवंती अपने फोन से सरिता को फोन मिलाती है और फिर सरिता तेजवंती को कोई बात बताती है, जिसे सुनकर तेजवंती खुश हो जाती है। शाम को जब शुभम और उसकी पत्नी घर आते हैं तो तेजवंती अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। नेहा को ही सारे घर का काम करना पड़ता है और रात को वो शुभम से कह देती है, शुभम, मैं नौकरी करूं या तुम्हारी माँ की चाकरी करूं? बहुत हो गया, इनको वृद्धाश्रम भेज दो। लेकिन नेहा, फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें माँ चाहिए या अपना परिवार चाहिए? अगले दिन शुभम तेजवंती से बात करता है। तेजवंती भी हाँ कह देती है और वृद्ध आश्रम चली जाती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही वृद्ध आश्रम से नेहा के पास फोन जाता है। क्या आप सच कह रही हैं? नहीं नहीं, हम तो उन्हें भेजना ही नहीं चाहते थे, बस ऐसे ही थोड़ा हमें कहीं जाना था तो इसलिए हमने उन्हें थोड़े दिनों के लिए वहां पर छोड़ा। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ उन्हें लेने के लिए। नेहा तुरंत ऑफिस से निकल जाती है और गाड़ी लेकर तेजवंती को घर ले आती है। मैंने तुम सबको बहुत याद किया और अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैंने वहीं पर से एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। तुम्हें पता है, मेरी किस्मत जग गई, 5 लाख मिले हैं पूरे। जब मुझे पता चला कि आपको 5 लाख मिले हैं, मैंने भी सोच लिया कि आपको वृद्धाश्रम में रहने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए। शुभम भी घर आ जाता है। उसे जब पता चलता है कि माँ की 5 लाख की लॉटरी निकली है तो वो भी खुश हो जाता है। माँ, क्या करोगी 5 लाख रुपए का? अरे माँ क्या करेगी? माँ को भला क्या काम हो सकता है, वो हमें दे देगी। हाँ बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे, इसीलिए कुछ दिन तो मैं इन पैसों को अपने पास ही रखूंगी। ये देखो, वृद्धाश्रम वालों ने मुझे ये छोटी सी अटैची भी दी है और इसमें 5 लाख रुपए रखे हुए हैं। मुझे भी तो दिखाओ ना। ना, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को भी पैसे नहीं दिखाऊंगी, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, समय आने पर तुम्हें दे दूंगी। अब नेहा को 5 लाख का लालच था। वो हर समय अब तेजवंती का बड़ा ख्याल रखने लगी। अच्छा खाना, फल फ्रूट और यहाँ तक कि रात को दूध भी देने लगी। तेजवंती की सेहत धीरे धीरे अच्छी होने लगी। वो दोनों के चले जाने के बाद घर के कामों में हाथ बटाती और इस तरह अब तेजवंती का जीवन बिल्कुल बदल गया। शुभम के घर बेटा भी हो जाता है। तेजवंती अपने पोते के साथ बहुत खुश रहती है
और नेहा से कहती है कि वो 5 लाख अपने पोते को देकर जाएगी। एक दिन रात को तेजवंती की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। शुभम उसे अस्पताल लेकर जाता है और ये सुनकर शुभम रोने लगता है। नेहा मन ही मन सोचती है कि अब तो 5 लाख उन्हें मिल जाएंगे। तेजवंती का क्रियाकर्म अच्छे से हो जाता है। उसके बाद 13वीं भी शुभम बहुत अच्छे से करता है और अगले दिन नेहा शुभम से कहती है, मैंने माँ से कितनी बार कहा कि पैसे को बैंक में रख दो, बढ़ जाएंगे, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती थी। चलो कोई नहीं, हम बक्सा खोल लेते हैं, 5 लाख तो हमें मिल ही जाएंगे। शुभम तेजवंती के उस बक्से का ताला तोड़ देता है जिसमें तेजवंती ने कहा था कि 5 लाख रुपए रखे हैं। लेकिन जब बक्सा खुलता है तो उसके अंदर एक चिट्ठी रखा हुआ था। बेटा शुभम, मैंने कोई लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा था और ना ही मेरी कोई लॉटरी लगी थी। मैंने सोचा अगर पैसे रिश्ते संभाल सकते हैं तो क्यों ना झूठ बोल दूं, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं रह सकती थी। बहू से कहना कि अपने बेटे की अच्छी परवरिश करे ताकि बहू को मेरी तरह झूठ बोलकर घर में न रहना पड़े। और मैंने नेहा को भी माफ कर दिया है उसके बुरे बर्ताव के लिए। बाकी इस माँ की दुआएं तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। तुम जिंदगी में बहुत कामयाब इंसान बनो, खूब तरक्की करो और खुशहाल रहो। तुम्हारी माँ तेजवंती। मुझे माफ कर दो शुभम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और इस तरह तेजवंती ने थोड़ी सी चालाकी के साथ ही सही लेकिन अपना बुढ़ापा संवार लिया। हरिपुर गांव में राम प्रसाद अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला, बड़ा बेटा अमन, उसकी पत्नी शांति और छोटा बेटा रमन रहते थे। राम प्रसाद एक रिटायर स्कूल के अध्यापक थे। उनके पेंशन के पैसों से ही घर का गुजारा चलता था। वो सभी मिलजुल कर एक साथ रहते थे। अमन छोटा मोटा काम करता था और रमन अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी काम की तलाश में था। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन अचानक राम प्रसाद की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनका देहांत हो गया। राम प्रसाद की मृत्यु के बाद पूरा परिवार शोक में डूब गया था। राम प्रसाद की कुछ जमा पूंजी थी जिससे अब घर चल रहा था। एक दिन अमन की पत्नी शांति अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, अब आगे क्या करना है? पिताजी के मरने के बाद अब आप क्या करोगे? आपने कुछ सोचा है? हाँ, वही सोच रहा हूं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे मैं तो कहती हूँ कि जो पैसे पिताजी ने आपको रखने के लिए दिए थे, उन पैसों से तुम अपने लिए एक नया घर और कुछ काम करने की सोचो ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। और हाँ, बाकी बची हुई जायदाद का बंटवारा कर दो। हाँ शांति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पिताजी के दिए हुए पैसों के सही इस्तेमाल का अब समय आ गया है। मुझे मंडी के पास एक दुकान और एक मकान ले लेना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शांति अपने पति अमन और अपने देवर रमन से कहती है, मुझे लगता है अब आप दोनों को जायदाद का बंटवारा कर लेना चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने देवर जी? जी भाभी जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। फिर उसके बाद वो सब लोग एक साथ बैठकर अपने पिता की जायदाद का बंटवारा करने लगते हैं। देखो रमन, मंडी के पास वो जो छोटी जमीन है वो मैं रख लेता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। और हां, वो जो घर के सामने वाली बड़ी जमीन है उसे तुम रख लो। इसके बारे में क्या बोलते हो बताओ? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो अभी बोल दो। नहीं नहीं भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं और आप जो भी फैसला लोगे वो मेरे भले के लिए ही होगा। मुझे आपके फैसले से कोई परेशानी नहीं। आपको जैसा सही लगे आप करो। माँ जी, अगर आप चाहें तो हमारे साथ चलकर रह सकती हैं, हमें बहुत खुशी होगी। नहीं नहीं बहू, अपने जीते जी तो मैं इस घर से दूर नहीं जा सकती हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, रमन है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। तुम लोग जाओ और आराम से रहो। बंटवारा हो जाने के बाद उसी रात को शांति अपने पति से कहती है, ये आपने क्या किया? छोटी जमीन खुद के लिए और बड़ी जमीन देवर जी को दे दी। ये कैसा बंटवारा किया आपने? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? मुझे कुछ बताओगे भी या नहीं? अरे अरे शांत हो जाओ। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अरे मंडी वाली जमीन छोटी है पर मेरी दुकान के लिए काफी लाभदायक है। और वो घर के सामने वाली जमीन है, वो तो सालों से बंजर है। वहां तो फसल भी नहीं उगेगी, इसलिए मैंने वो जमीन रमन को दे दी। क्यों, अब आई ना बात समझ में? हाँ हाँ, ये तो बहुत सही किया आपने। कुछ समय बाद अमन ने मंडी की जमीन के ऊपर अपना घर बनाया और उस घर में एक दुकान किराने की भी खोल ली। उधर दूसरी तरफ रमन को कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे जमा पूंजी भी अब खत्म होने लगी थी। इसलिए एक दिन कमला अपने बेटे रमन से कहती है, बेटा रमन, अब तुम नौकरी की आस छोड़ दो। तुम अब अपने हिस्से की जमीन पर फसल उगाओ। मन लगाकर अगर तुम इस काम को करोगे तो तुम इसमें भी सफलता हासिल कर सकते हो। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। माँ की बात मानकर अगले दिन सुबह सुबह रमन हाथ में कुदाल लेकर अपने खेत पर जाता है। खेत पर जाकर वो देखता है कि वो जमीन तो बिल्कुल सूखी और बंजर पड़ी है। अब ये देखकर रमन सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, ये जमीन तो बिल्कुल बंजर है। एक तो नौकरी भी नहीं मिल रही और अब ऊपर से मेरे नसीब में ये बंजर जमीन, कैसे उगेगी फसल इस पर? फिर भी रमन पूरे आत्मविश्वास के साथ कुदाल लेकर खेत को खोदना शुरू कर देता है। इस तरह 5 से 4 दिन में उसने पूरी मेहनत और लगन से पूरा खेत खोद दिया। उसके बाद उसने खेत में बीज बोई और 2-3 महीने बाद आखिरकार रमन की मेहनत रंग लाती है और उस बंजर जमीन पर फसल उगनी शुरू हो जाती है। रमन ने अपने खेतों की खुदाई के लिए अब 2 बैल भी खरीद लिए। रमन को भी अब खेती करना बहुत अच्छा लगने लगा था, तो इसलिए उसने अब अपने आसपास की कुछ और जमीन भी खरीद ली। खेती का काम अब बढ़ने लगा था, इसलिए रमन ने अपनी मदद के लिए कुछ मजदूर भी रख लिए थे जो उसकी खेती की कामों में मदद करते थे। सालों से जो जमीन सूखी और बंजर पड़ी थी, रमन की मेहनत से वो जमीन अब उपजाऊ और हरी भरी हो गई थी। चारों तरफ पहले सूखा ही सूखा दिखाई देता था, अब वहां हरियाली ही हरियाली थी। एक दिन कुछ गांव वाले रमन के खेतों के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने जब वहां हरे भरे खेत देखे तो वो आपस में बात करने लगे। ये जमीन तो पिछले कई सालों से बंजर पड़ी थी। इस जमीन पर फसल उगाना बहुत मुश्किल काम था। हाँ भाई, ये तो रमन के नसीब का खेल है। देखो कैसे ये बंजर जमीन अब उपजाऊ हो गई। हाँ भैया, सही कहा। ये सब नसीब का ही खेल है, वरना किसी को यकीन भी था कि कभी इस जमीन पर भी ऐसी फसल होगी। मेहनत भी पूरी की है भाई रमन ने, बहुत ही मेहनती लड़का है। उन लोगों की बातें रमन की माँ कमला सुन लेती है और अपने बेटे की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद अब फसल भी तैयार हो गई थी। एक दिन रमन अपनी फसल को बोरियों में भरकर बेचने के लिए बैलगाड़ी में रखकर घर से मंडी के लिए निकल पड़ा। अनाज के व्यापारी के पास जाने के लिए मंडी के अंदर से होकर जाना पड़ता था। जब रमन मंडी से होकर जा रहा था तो उसको उसका बड़ा भाई अमन देख लेता है और सोचता है, अरे ये तो रमन है, पर इसके पास ये इतनी सारी बोरियां अनाज की कहां से आ गईं? मैंने तो इसको बंजर जमीन दी थी, फिर ये सब कैसे? इतनी सारी बोरियां रमन के पास? रमन मंडी के एक अनाज व्यापारी के पास जाता है और अपने अनाज की बोरियों को अच्छे दामों पर बेच देता है। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए उसकी सारी बोरियां हाथों हाथ बिक गई। वहीं दूसरी तरफ अमन की दुकान अच्छे मुनाफे में नहीं चल रही थी। रात को जब अपनी दुकान बंद करके अमन घर जाता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे पता है, आज मैंने रमन को देखा, मंडी से गुजर रहा था। वो क्या कर रहा था मंडी में? अरे अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी थी उसके साथ। क्या? पर आपने तो कहा था कि वो जमीन बंजर है और उस पर कभी भी फसल नहीं उगेगी। हाँ, वो जमीन बंजर ही थी, पर पता नहीं। अरे जब बंजर थी तो फिर फसल कहाँ से आई? अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। मैं कल ही फसल के व्यापारी के पास जाता हूँ और पता करता हूँ कि ये चक्कर क्या है। हाँ हाँ, पता करो कि उसके पास फसल आई कहाँ से। अगले दिन वो फसल के व्यापारी के पास जाता है। नमस्कार, कैसे हो भैया?
अरे अमन, तुम आओ आओ, सब ठीक है? आज कैसे आना हुआ इधर? अरे बस वो पास वाले गांव जा रहा था तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया तुमने। और बताओ, कैसा चल रहा है आपका व्यापार? अब क्या बताऊं अमन भाई, जब से तुम्हारे छोटे भाई ने फसल उगाने का काम शुरू कर दिया है तब से मेरा कारोबार तो बढ़ने ही लगा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। ओह अच्छा। हाँ, अब तो रमन हमारे गांव का बहुत ही मशहूर किसान बन गया है। व्यापारी के मुंह से अपने छोटे भाई की तारीफ सुनकर अब अमन से नहीं रहा गया और वो तुरंत वहां से अपने भाई के खेत में गया। वहां जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कभी हर तरफ बंजर जमीन दिखाई देती थी, अब वहां चारों तरफ हरे भरे लहराते खेती खेत नजर आ रहे थे। ये सब देखकर अमन को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ और फिर वो सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपने छोटे भाई के साथ इतना गलत किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। वहां से सीधा वो घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, आज मैं रमन के खेत में गया था। तुम्हें यकीन नहीं होगा, अब वो जमीन बंजर नहीं रही, उस खेत में अब हरी भरी फसल लहरा रही है। शांति बहुत चालाक औरत थी। अपनी पति की बात सुनकर वो तुरंत कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो तुम एक काम करो, किसी तरह बहला फुसलाकर ये जमीन भी अब तुम अपने नाम करा लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हारी किसी भी उल्टी सीधी बातों में नहीं आने वाला। तुम्हारे कहने पर ही मैंने अपने भाई के साथ बहुत गलत किया था। मैं कल वहां जाऊंगा जरूर, पर जमीन हथियारे नहीं, अपने छोटे भाई से माफी मांगनी। तुमको भी चलना है तो चलना मेरे साथ, वरना जो करना है करो। उसके बाद अमन अपना घर और दुकान बेचकर अपने घर वापस आ जाता है और अपने छोटे भाई रमन से कहता है, रमन मेरे भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ 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 भैया, कहिए ना। अरे भाई, मुझे माफ कर दे। पर भैया, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। नहीं मेरे भाई, मैंने स्वार्थ में आकर तेरे साथ बहुत गलत किया था। मैंने पिताजी के दिए पैसे और मंडी वाली उपजाऊ जमीन लेकर तेरे साथ धोखा किया था। तुझे मैंने बंटवारे में बंजर जमीन दी थी। मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो ही गया है, इसलिए मैं अब अपने आप को सुधारना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो भाई, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूं। भैया, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे इस बात की खुशी है। अब हम दोनों भाई मिलकर मेहनत और लगन से फसल उगाएंगे। अपने छोटे भाई के मुंह से ये सब सुनकर अमन बहुत खुश हुआ और अब अगले दिन से अमन और रमन दोनों एक साथ खेतों पर काम करने के लिए जाने लगे थे और शांति घर के कामों में अपने साथ कमला का हाथ बटाने लगी थी। उस दिन के बाद वो लोग पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे थे। मैरी अपने पति जॉन, सास मरियम, बेटे डेविड और बेटी स्टेला के साथ एक शहर में रहती है। मैरी और जॉन एक ही फैक्ट्री में हर रोज काम के लिए जाया करते थे। मैरी के बच्चे डेविड और स्टेला पास के ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। मैरी और उसका परिवार किराए के एक घर में रहते थे। मैरी और जॉन पूरा दिन काम करते थे और शाम को ही घर आते थे। दोनों बच्चे डेविड और स्टेला घर पर अपनी दादी मरियम के साथ रहते थे। सुबह काम पर जाने से पहले मैरी उन लोगों के लिए खाना बनाकर जाती थी। दोनों स्कूल से आकर अपनी दादी के साथ मिलकर वो खाना खा लेते थे। कुछ दिनों बाद क्रिसमस भी आने वाली थी। मैरी की बेटी स्टेला रोज स्कूल से घर आते समय चर्च में जाया करती थी। उसका ये काम रोज वहां आने वाली एक महिला एनी देखती थी। एनी एक सोशल वर्कर थी। एक दिन स्टेला अपनी दादी से कहती है, दादी, आपको पता है ना क्रिसमस आने वाला है? हाँ स्टेला, मुझे पता है मेरी बच्ची। दादी, आपको पता है मैंने इस बार पापा से अपने लिए क्रिसमस पर एक डॉल मांगी है? तभी स्टेला का भाई डेविड कहता है, और मैंने अपने लिए एक रिमोट कंट्रोल कार। ऐसा कहकर
दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। उनको इतना खुश देखकर मरियम भी खुश हो जाती है। तभी स्टेला कहती है, पर दादी, क्या पापा को याद भी होगा कि इस बार हमने क्रिसमस पर उनसे क्या मांगा है? अरे हाँ, तुम्हारे पापा को सब याद है कि तुमने क्रिसमस पर क्या मांगा है। तुम लोग अच्छे बच्चे बनकर रहोगे और शैतानी बिल्कुल नहीं करोगे तो तुम्हारे पापा तुम्हें तुम्हारे क्रिसमस गिफ्ट जरूर ला कर देंगे। ठीक है? ठीक है दादी जी। हम आपकी बात ध्यान रखेंगे दादी। ऐसा कहकर दोनों बच्चे घर से बाहर खेलने चले जाते हैं। उधर जॉन और मैरी जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो फैक्ट्री नुकसान में चल रही थी, इसलिए वहां लोगों को काम से निकाला जा रहा था। उन्हीं लोगों में जॉन और मैरी भी शामिल थे। जॉन और मैरी को भी उनकी जॉब से निकाल दिया गया। वो लोग शाम को निराश होकर घर वापस आते हैं। उन दोनों को आता देखकर स्टेला और डेविड उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, मम्मी, आप कुछ नहीं लाई आज? आपको पता है ना कि क्रिसमस आने वाला है? हाँ बेटा, मुझे पता है कि क्रिसमस आने वाला है, मैं ले आऊंगी। अभी तुम लोग अंदर चलो मेरे साथ। घर के अंदर जाकर डेविड कहता है, पापा, मेरे दोस्त के पापा ने भी उसके लिए नए नए कपड़े और खिलौने खरीदे हैं। बहुत सारा सामान खरीदा है क्रिसमस के लिए। आज मैं उनके घर गया था तो उसने मेरे को सब दिखाया। पापा, जब आप मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार खरीदोगे ना तो नए कपड़े भी खरीद लेना। पापा, भूलना मत। और हाँ पापा, मेरी डॉल को भी लाना मत भूलना। स्टेला और डेविड की बात सुनकर मैरी कहती है, अरे तुम्हारे पापा कुछ नहीं भूले हैं। अब तुम लोग जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई करो, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ने चले जाते हैं और मैरी रसोई में खाना बनाने चली गई। तब जॉन अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी और मैरी की नौकरी चली गई है। अब जब तक नया काम नहीं मिल जाता तब तक जो पैसे बचे हैं उनको बहुत ही ध्यान से खर्च करना होगा। माँ, आप स्टेला और डेविड को किसी तरह समझा देना कि इस बार हम लोग क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। कोई बात नहीं जॉन, तू चिंता मत कर, मैं बच्चों को समझा दूंगी। फिर अगले दिन सुबह जॉन काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, पर उसे कोई काम नहीं मिला। इसी तरह एक हफ्ता निकल गया, पर अभी तक जॉन को कोई काम नहीं मिला था। जो पैसे उनके पास बचे थे उनसे उसने घर का किराया और बाकी जरूरी काम खत्म किए। अब उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे बचे थे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। सारे पैसे तो अब खत्म होने वाले हैं। हाँ वो तो है। वो आज पड़ोस वाली संध्या कह रही थी कि वो जहाँ काम करती है वहाँ एक जगह खाली है। आप कहीं तो क्या मैं वहाँ जाऊँ? कहाँ काम करती है संध्या? बेकरी में काम करती है। मैंने सोचा कि मैं वहाँ काम कर लूँ। हाँ, तुम वहाँ काम कर लो। अगर तुम वहाँ काम करोगी तो कुछ ना कुछ पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। शाम को स्टेला अपनी दादी से कहती है, दादी, क्या सच में मम्मी और पापा की नौकरी चली गई है? हाँ स्टेला, ये सच है। फिर इस बार क्रिसमस पर हमारे लिए गिफ्ट्स कौन खरीदेगा? कोई बात नहीं स्टेला, क्रिसमस पर नहीं खरीद पाए तो क्या हुआ? जैसे ही पैसे आएंगे वो लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट्स ले आएंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बाद में, मुझे तो क्रिसमस पर ही चाहिए। सब लोग तो क्रिसमस पर ही खरीदते हैं ना, तो हम भी तभी खरीदेंगे। देखो डेविड, अभी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है ना जो हम क्रिसमस पर गिफ्ट्स खरीद सके। बात को समझो मेरे बच्चे, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। अच्छा चलो, हम लोग एक काम करते हैं। स्टेला, तुम रोज चर्च जाती हो ना? हाँ दादी। चलो, इस बार हम सब मिलकर चर्च जाएंगे और जीसस से तुम लोगों के लिए क्रिसमस का गिफ्ट मांगेंगे। हम सब जब मिलकर प्रेयर करेंगे ना तो जीसस तुमको तुम्हारे गिफ्ट्स लाकर दे देंगे। अपनी दादी के मुंह से ये बात सुनकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्या आप सच कह रही हैं दादी? अरे हाँ मेरे बच्चे, एकदम सच। तुम जीसस से जो भी मांगोगे वो तुम्हें सब ला कर देंगे। मैरी भी अब बेकरी में काम करने लग गई थी। बेकरी में काम करते करते मैरी को अब एक हफ्ता भी हो गया था। क्रिसमस को अब 3 ही दिन बचे थे। मैरी बेकरी के मालिक के पास जाती है। अब सर, मुझे काम करते करते यहाँ भी 1 हफ्ता ही हुआ है। पता नहीं कैसे कहूँ मैं आपको। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? सर, मैंने अपने बच्चों को क्रिसमस पर गिफ्ट्स लाने का वादा किया है। अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता। ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुमको 1 महीने होने से पहले पैसे नहीं दे सकता, पर तुम अपने बच्चों के लिए यहाँ से केक लेकर जा सकती हो। चलो अब काम पर लग जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है बेकरी में। ठीक है सर। ऐसा कहकर मैरी बेकरी में काम पर लग जाती है। स्टेला, डेविड और मरियम तीनों मिलकर चर्च जाते हैं।
और वहां जीसस से मिलकर प्रेयर करते हैं। अब वो तीनों मिलकर रोज चर्च जाने लगे। उधर जॉन भी रोज काम की तलाश में जाता था, पर उसको कहीं भी काम नहीं मिलता था। क्रिसमस ईव पर मैरी सोचती है, इस बार तो बच्चों के लिए क्रिसमस पर कुछ भी नहीं खरीद पाई। पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे इस बार। उधर जॉन काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, बेटा कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, अब तो भूख की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर जॉन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और पैसे निकालता है। उसके पास केवल 10 रुपए ही बचे हुए थे। उन 10 रुपयों से वो पास वाली दुकान पर से बूढ़े आदमी के खाने के लिए कुछ सामान लेकर आता है और उसको दे देता है। उसके बाद वो वहां से घर जाने के लिए निकल जाता है। आज बाजार में बहुत ही रौनक थी, क्योंकि कल क्रिसमस जो था, सारा ही बाजार क्रिसमस के लिए सजा हुआ था। ये सब देखकर जॉन कहता है, कल क्रिसमस है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाया। अब अगर मैं खाली हाथ घर गया तो स्टेला और डेविड मुझसे सवाल करेंगे। नहीं, मैं ऐसे घर नहीं जा सकता। क्या कहूँगा बच्चों को? ऐसा सोचता हुआ जॉन वहीं बाजार में एक कोने में बैठ जाता है और बच्चों के सोने के बाद ही घर जाने का निश्चय करता है। काफी रात होने पर घर जाता है। आज बेकरी में बहुत काम था, तो मैरी भी अभी तक घर नहीं आई थी। जैसे ही जॉन घर आता है तो वो अपनी माँ और बच्चों को घर के बाहर बैठा हुआ देखता है। जॉन को आता हुआ देखकर बच्चे दौड़कर उसके पास आते हैं। पापा देखो ना, मेरी नई रिमोट कंट्रोल कार कितनी सुंदर है। और मेरी डॉल है ना एकदम परी जैसी। जॉन अपने बच्चों के हाथ में खिलौने देखकर पूछता है, तुम लोग अब तक सोए नहीं हो क्या? अरे ये सब कौन लाए तुम लोगों के लिए? तुम्हारी माँ लेकर आई है क्या ये सब? नहीं बेटा, मैरी तो अभी आई ही नहीं है बेकरी से। बात तो ये है कि एक लड़की आई थी, उसका नाम एनी था। वो एक सोशल वर्कर है। बच्चे रोज चर्च में जाकर जीसस से अपने लिए गिफ्ट्स मांगते थे। एनी बच्चों को रोज देखती थी प्रेयर करते हुए, तो चर्च के फादर से हमारा एड्रेस पूछकर आज वो बच्चों के लिए ये गिफ्ट्स ले आई थी। अपनी माँ की बात सुनकर जॉन चौंक कर कहता है, अच्छा। इतने में वहां मैरी भी आ जाती है। मैरी के हाथ में केक का बॉक्स देखकर बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं, पापा देखो मम्मी केक लेकर आई है। हाँ, अब हम भी सब लोगों की तरह क्रिसमस मनाएंगे। अब हम सब मिलकर केक काटते हैं। सब लोग घर के अंदर जाते हैं और केक काटते हैं। स्टेला और डेविड को केक बहुत ही अच्छा लगता है। वाह मम्मी, केक तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ मम्मी, मजा आ गया केक खाकर। चलो अब जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर चर्च भी तो जाना है ना। और हाँ, कल हम सब नए कपड़े पहनकर चर्च जाएंगे। तुम्हारी मौसी ने सबके लिए नए कपड़े भी भिजवाए हैं। कल हम क्रिसमस बहुत ही अच्छे से मनाएंगे। फिर क्रिसमस के दिन सब लोग एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं और नए कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं। चर्च जाकर वो लोग क्रिसमस प्रेयर करते हैं। चर्च में जाकर वो एनी से भी मिलते हैं और बच्चे एनी को भी क्रिसमस विश करते हैं। इस तरह उन लोगों ने अपना क्रिसमस बहुत ही अच्छे से मनाया। शाम को जॉन का एक दोस्त उसके घर आता है। वो जॉन के साथ उसी फैक्ट्री में काम करता था जहां जॉन पहले काम करता था। वो जॉन को बताता है कि कल उसको फैक्ट्री के मालिक ने बुलाया है और उसने उसको वापस काम पर रख लिया है। अब उसकी जॉब परमानेंट हो गई है और उसकी सैलरी भी अब पहले से बढ़ा दी है। फैक्ट्री का काम अब फिर से सही तरीके से चलने लगा है, इसलिए अब उसको वापस से जॉब पर रख दिया है। ये सुनकर जॉन और उसका परिवार बहुत ही खुश हो जाता है और इस तरह इस बार का ये क्रिसमस उनकी जिंदगी का एक बहुत ही यादगार क्रिसमस बन गया था।